हेलो स्टूडेंट बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम संसाधन के रूप में चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने जनसंख्या की गुणवत्ता के अंदर मैंने शिक्षा के बारे में आपको बताया था कि शिक्षा के ऊपर शिक्षा का क्या योगदान है, उसके बारे में बताया था। उसके बाद भारत की 2011 की जनगणना के आधार पर साक्षरता दर के बारे में मैंने आपको इसका बताया था। पिछली वीडियो के अंदर आप देख सकते हो किस प्रकार से मतलब कि शिक्षा की साक्षरता दर के बारे में बताया, सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारा आगे जो टॉपिक है वो उसके बारे में बताते हैं। स्वास्थ्य यानी कि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम मानना है। क्या आप सोच सकते हो कि फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्राप्त होगी जो स्वास्थ्य खराब होने के कारण श्रमिक के कार्य का बराबर कार्य नहीं कर पाते। तो ये कारण, तो हमें स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपनी आजकल आप देख रहे हो कि स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर या स्वास्थ्य हॉस्पिटलों के अंदर किस प्रकार से, तो हमें अपने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बिल्डअप करना पड़ेगा, इसको हमें मजबूत करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपने क्षमता को प्राप्त करने के बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है, और अस्वस्थ व्यक्ति वो सारे कार्य नहीं कर पाता, यानी कि अस्वस्थ व्यक्ति है उस कार्य में वो पीछे रह जाता है, किसी संगठन के लिए एक बोझ बन जाता है। वास्तव में स्वास्थ्य आपका कल्याण करने के लिए अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्पसंख्यक यानी कि अल्प सुविधा प्राप्त करना है, और उसके साथ साथ विशेष ध्यान देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को या परिवार कल्याण या पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सरकार की पहली नीति रही है। हमने पिछले 5 दशकों के अंदर सरकारी योजना के अंदर हमने निजी क्षेत्रकों में प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्षेत्रकों के अंदर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है। इन उपायों को अपनाते हुए हमें जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि जैसे मनुष्य की लगभग ऑलमोस्ट कितनी आयु है, जैसे 2011 के अंदर 66 वर्ष मानी गई हमने। शिशु मृत्यु दर जैसे एक वर्ष में प्रति 1000 के ऊपर कितने बच्चों की 1000 जो जन्म लेने वाले बच्चों पर कितने बच्चों की मृत्यु होती है, तो वो मृत्यु दर आती है। ये हमारी जीवन प्रत्याशा यानी कि 1000 व्यक्तियों पर जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो वो आ गई हमारी जीवन प्रत्याशा यानी कि लगभग कितनी है, आयु कितनी है। मृत्यु दर के बारे में इसी प्रकार से, तो भारत सरकार इन सभी आंकड़ों का अध्ययन करती है और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट कराती है। तो भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर हम अपने मौलिक अधिकार या सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज व 301 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य ऐसे हैं जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, इन राज्यों में अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। अब आता है हमारी बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी भारत सरकार का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। मैंने शुरू में जब आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें शकल और विलास का एग्जाम्पल दिया था, आपको देगा एक फिर से दोबारा वही एग्जाम्पल लौट कर आता है। शकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज में और बच्चों की देखभाल व खेती के काम में अपने पति बूटा का मदद करती है। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने व घूमने फिरने में गुजारते हैं। क्या आप शीला व जीतू व सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगार उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित जो मजदूरी है की दर से भी कम काम करना पड़ता है। इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है, बल्कि जीतू व सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं है, बल्कि उनकी जीतू सीतू को शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है। श्रम बाल जनसंख्या में जो लोग शामिल किए जाते हैं उनकी उम्र 15 वर्ष से
15 वर्ष से और 59 वर्ष के बीच में सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में आते हैं, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती हैं। वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक है। उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा दादी व नाना नानी यद्यपि इस कहानी का वर्णन नहीं है, लेकिन वे बेरोजगार भी नहीं कहा जा सकते। भारत के संदर्भ में हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में व नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय रोजगारी के अंदर हम ये चीज़ें थे। मौसमी व प्रच्छन्न मौसमी बेरोजगारी के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता तो एक बार फिर से बताया। मौसमी बेरोजगारी, जैसे मान लीजिए अब गेहूं की कटाई का सीजन अभी जा चुका, गेहूं की कटाई के अंदर या बाजरे की जो कटाई आगे आने वाली है, उस समय तो उनको रोजगार मिले, उसके बाद वो पूरी साल उनको कोई रोजगार नहीं मिले, वो होगी मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है जिसके अंदर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है, लग रहे हैं 5 व्यक्ति, यानी कि आवश्यकता से अधिक जो व्यक्ति लगे हुए हैं, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी ये है कि पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखने के बाद वो उनको रोजगार उपलब्ध नहीं है, वो बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी में आते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त करते हैं और कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, जैसे बुआई है, कटाई है, निराई है, गहराई है, इनके मौसम में, तथा कुछ महीने में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिलता। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उसके पास भूखंड होता है और जहां उन्हें काम मिलता है ऐसे प्राय कृषिगत काम करने में लगे होते हैं। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसके अंदर 8 लोग लगे हुए हैं, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। इसमें 3 लोगों के अतिरिक्त ये लोगों खेती में काम करते हैं, जिस पर 5 लोगों को काम करने के अतिरिक्त 3 लोगों का अंशदान अधिक होता है। तो ये होगी प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी और खेत के में 5 लोगों के काम की आवश्यकता और 3 लोगों के अतिरिक्त प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में दर्शाती है। शहरी क्षेत्रों के अंदर मैंने बताया कि शिक्षित बेरोजगार सामान्य तौर पर परिघटना है। मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर। मैट्रिक होता है 10वीं पास, स्नातक होता है BA और स्नातकोत्तर होता है MA। डिग्री धारक अनेक युवक रोजगार पाने के में असमर्थ है। एक अध्ययन से बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक तथा स्नातकोत्तर युवकों में रोजगार अधिक तेजी से बढ़ा है। एक विरोधाभास जनस्थिति हमारे सामने ये पैदा हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जनशक्ति के आधिपत्य में ये चीज़ें हम तकनीकी तौर पर अपनाते हैं। अब आता है कि बेरोजगार में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती जा रही है। लोग अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति, अर्थव्यवस्था तो कि जैसे हमारी GDP है, इनकी टोटल सभी साधनों से हमारी जो प्राप्त इनकम है, जैसे कृषि से है, उद्योगों से है, तृतीय क्षेत्र जो हमारी बैंकिंग, बीमा सेवा या परिवहन से है, ये GDP में आता है। तो बेरोजगारी के कारण उसका दायित्व दर्शाता है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं है यह शिक्षित लोगों के लिए एक कार्य करने के लिए इच्छुक शक्ति पैदा करती है। यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी में आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है और कार्य शक्ति जनसंख्या पर बेरोजगारी पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति और उसके साथ ही समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार की मात्रा जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर पर भी आम गिरावट आती है। स्कूल प्रणाली में अलगाव की वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदग्रस्त होती है और यह संसाधनों की बर्बादी होती है। जिन उपयोगी ढंग से हम नियोजित किए जाते हैं, अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें संभवतः
संभवतः और स्वाभाविक भी है कि अर्थव्यवस्था के दायित्व के रूप में उसको सौंपा जाता है। तो बच्चों, सांख्यिकीय रूप में भी हम बेरोजगारी को हम दर पर दर निम्न स्तर के ऊपर इसकी वृद्धि के रूप में हम देखते हैं। आज हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी की जो दशा हो रही है, इसलिए शायद अपनी पसंद व काम की तलाश से गरीब लोग एक संपन्न रोजगार के रूप में एक जुड़ना चाहते हैं कि कहीं उन्हें स्थायी तथा संपन्न रोजगार उन्हें मिल जाए। वे स्थायी रोजगार की तलाश के अंदर रहते हैं, स्थायी काम की तलाश में। इसके अतिरिक्त प्राथमिक द्वितीय व तृतीय क्षेत्रों को विशेष प्रकार की आवश्यकता होती है। प्राथमिक क्षेत्र आपको पता होगा, जिसके अंदर हम कृषि, पशुपालन, वनिका, जो वनों के अंदर कटाई वटाई होती है वो। द्वितीय क्षेत्र के अंदर मैंने पहले बताया था कि द्वितीय क्षेत्र के अंदर भी आते हैं, जैसे उद्योग वगैरह है या जो विनिर्माण जो उद्योग है उनसे संबंधित। और तृतीय क्षेत्र के अंदर वो आते हैं जैसे बीमा है, बैंकिंग है, इत्यादि इत्यादि। भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में भी प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न मैंने अभी बताया, में भी उत्पादन होता है। पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है, जो एक प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में है। बेरोजगारी की कठिनाइयों को सामना हम आए दिन इस पर सभी भारत के अंदर सभी इन छोटी छोटी क्रियाओं के अंदर करते आए। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों को यानी कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं और उसके अंदर प्रच्छन्न तथा बेरोजगारी से संबंधित हम कुछ अपने प्रश्नों को तैयार भी करते हैं। एक और कहानी है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक गांव की कहानी है जिसमें अनेक परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता है कि उससे उसके सदस्य खा पी सकते हैं। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसी तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं करता है। इनमें से एक परिवार ने अपने एक छोटे बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया और कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गाँव में वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उत्तम किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिसमें गेहूं की उपज में वृद्धि हुई और इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियर का एक नया काम सर्जित हुआ और वही इसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपने अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्होंने इसे अच्छा लाभ हुआ और जिससे उन्हें आपस में बांट लिया। इस सफलता में वे प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवार ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के साथ बेहतर भविष्य के लिए काम करने के लिए पंचायत स्तर पर या स्कूल खेलने के लिए काम किया। निकट के कस्बे के अंदर एक शिक्षित व्यक्ति भी इसी प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। तो यह एक गांव की एक कहानी है। जैसे इनका दूसरा एक सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलू भी हम देख सकते हैं। किसानों को कपड़े खरीदने के लिए व बेचने के लिए निकटतम उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो किसान खेती के लिए अधिक लागत, अधिक समय उपजाने के लिए इनकी उत्पादन के साधनों के ऊपर डिपेंड रहता है और गांव के निकट बेरोजगार के अंदर वो शामिल होता है। औपचारिक रूप से यह अवसर शिक्षित तथा दर्जी, एग्रो इंजीनियर इत्यादि के रूप में वो प्राप्त करता है और ये एक विकसित गांव की कहानी है। तो ये गांव की कहानी पढ़ी, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन मार के भी आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें देख सकते हो। तो बच्चों, ये चैप्टर पूरा हुआ। अभी फिर नेक्स्ट डे में मैं आपको इसका करा दूँगा। तो सारांश रूप में हम यही कह सकते हैं कि प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के अंदर भारत में जिस प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं उसका एक महत्वपूर्ण अपने योगदान है, महत्वपूर्ण एक अपनी भूमिका है। तो यही संसाधन के रूप में लोगों की अपनी स्थिति है कि किस प्रकार से वह क्षेत्रों के अंदर या इन क्षेत्रों के अंदर वो जुड़े हुए हैं और उनके लिए मानव निर्मित तथा मानव संसाधन क्या उपयोगिता रखता है या क्या उनका महत्व रहता है इन संसाधनों के रूप में। संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा, मानव संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा तथा विभिन्न मौलिक तथा अमौलिक क्रियाओं के बारे में, मानव पूंजी के बारे में पढ़ा, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्रियाओं के बारे में पढ़ा, गैर आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी मैंने आपको अध्ययन करवाया।
तो बच्चों मैंने इस चैप्टर को अभी आपको और कर दिया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप साथ साथ भेज दूंगा और आप ये साथ साथ करें। थैंक यू। इन सभी अभ्यास के क्वेश्चनों की मैं आपको PDF बना के भेज दूंगा बच्चों। सभी ने इसको तैयार करना है और अच्छी तरह से अध्ययन करना है। थैंक यू।